आईपीएससी बोलती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को वैसे ही पढ़ो जैसे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना, अट्रैक्टिव फोर्स पेयर हुआ तो उससे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे बोलते हैं डोनर। जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तब जाके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो स्टैटिक इंटरेक्शन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम लोग मेटेलिक। हेलो, आज हम चालू करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जो 11th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बनता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज देखें, इसकी ग्रेविटी देखें, तो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, नीट का हो, IIT JEE का हो, बोर्ड का एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर के बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, आइए हम चालू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर। ठीक है, जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं, केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड होता है कि किसी भी केमिकल स्पीशीज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड होता क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू केमिकल स्पीशीज गिव्स राइज टू अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, हर आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल में देखें तो कुल आपके 118 एलिमेंट हैं। ठीक है, और 118 एलिमेंट से देखेंगे कि आपने लाखों हजारों कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। वो किसके कारण एग्जिस्ट करते हैं? वो एग्जिस्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। जब एक एटम दूसरे एटम के संपर्क में आता है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसके कारण वो स्पीशीज क्या बनाती है? केमिकल बॉन्ड बनाती है, और उससे अलग अलग प्रकार के आपके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं कि ये केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं, ये केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं। केमिकल बॉन्ड की जो टाइप्स होती है वो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जनरली दो टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं। एक आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और दूसरे आपके होते हैं वीक बॉन्ड। कौन से होते हैं? वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बोलते हैं इंटर एटॉमिक, और ये होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की भी बहुत सारी कैटेगरी है। इसमें आपके जो बॉन्ड लाई करते हैं आयनिक बॉन्ड, पहला होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बाद आपका होता है मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ये जो चार बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में लाई करते हैं। वीक बॉन्ड भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा आपका होता है वांडर वाल फोर्स बोल दो, या इंटरेक्शन बोल दो, या वांडर वाल्स बॉन्ड बोल दो। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, इन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? आयनिक बॉन्ड में होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। यानी इसमें कौन सी होती है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड जनरली कैसे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे फॉर्म होते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कई तरह के हो सकते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हुआ तो उससे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हुए हैं तो उससे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर्ड होते हैं तो उससे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी इतने पे नहीं रुकती है, जितनी भी थ्योरीज आई है बॉन्डिंग को लेकर सब कोवेलेंट बॉन्ड को ही लेकर थ्योरियां लाई गई हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आईपीएससी बोलती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को वैसे ही पढ़ो जैसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं एक एटम के द्वारा और दूसरे एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं? डोनर एटम। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एटम एक्सेप्ट करता है उसे बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। यानी इसमें होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? पेयर में जाते हैं, यानी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, चाहे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में दिए जाते हैं। यानी मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे सपोज करो कोई कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे जी ले लो, कोई इसको दे रहा है तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ये दोनों उठ के चले गए तो ये इसका हो गया डोनर। क्या हो गया? ये डोनर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया और ये लिया तो ये क्या हो गया? एक्सेप्टर। क्या हो गया? एक्सेप्टर। इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जनरली किसे दिखाते हैं? एरो से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? एरो से। ठीक है, इसका टेल हमेशा डोनर साइड को की तरफ होता है और इसका जो हेड होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड क्रिस्टल के बीच में बनते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे जैसे कोई भी आप मेटल आयन ले लो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे मेटल आयन ले लो। मेटल आयन कैसे होते हैं? जनरली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये मेटल आयन होते हैं। और इनमें कुछ आप क्या कर लो, मेटल के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इनमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच के इंटरेक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम लोग मेटेलिक बॉन्ड। यानी मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम लोग मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। इसको भी मालूम अच्छे से आगे देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? पूरी पीरियोडिक टेबल में आपके जो तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जब जब ये हाइड्रोजन एटम के संपर्क में आते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि HF, H2O, NH3 ये सब के सब क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी आगे चलकर पढ़ोगे कितने प्रकार होते हैं, इन डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आगे चलकर। हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या होते हैं, इनकी डिफिनेशन क्या है, ठीक है, किस किस मॉलिक्यूल में ये एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी कहानी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट में सीखेंगे। वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती है? वैन डर वाल्स फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल या गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, ये फोर्सेस काम करते हैं। जनरली वैन डर वाल्स फोर्सेस भी आपके 5 तरह के होते हैं। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन फोर्सेस, ये सारे सारे क्या होते हैं आपके? वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। ठीक है, ये सारी रही कहानी किसकी? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बोलते हैं इंटर एटॉमिक और इसको बोलते हैं हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के भी 4 कैटेगरी हैं आपके, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, ये सारी मैंने इनके मोटा मोटा मैंने इनका डिफिनेशन समझा दिया है और इनको एक एक करके इन डिटेल हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए वीक बॉन्ड आपके 2 प्रकार के हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, बता दिए, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब जब हाइड्रोजन से कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब लोग पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी, कॉज ऑफ बॉन्डिंग, क्या जरूरत पड़ा बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत पड़ी, एटम या एलिमेंट को ऐसा क्यों लगा कि हमको अब बॉन्ड बनाना चाहिए।
आइए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको तो पहले रेज करना पड़ेगा। और भी मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड को आगे चलकर हम बहुत इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें अभी तक हमने ये पढ़ा था कि पुराने कंसेप्ट से कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो और हमारी जो केमिस्ट्री डेवलप हुई तो कोवलेंट बॉन्ड को समझाया गया कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, क्या होते हैं, वो ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तब जाके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस पर तमाम थ्योरियां आई गई, जैसे VBT आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, उसके बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया, उसके बाद VSPR आया, उसके बाद से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। ये सब की सब थ्योरियां किस पर आई हैं, सब की सब कोवलेंट बॉन्ड पे आई है। पहली कौन सी थ्योरी आ गई आपकी इस पर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे VSEPR, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उसके बाद हम लोग इसी इसी के बीच में आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, MOT आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इसको समझा देगा। हाइब्रिडाइजेशन ये बताता है कि पहले जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल रहे होंगे वो आपके क्या किए होंगे, इंटरमिक्स किए होंगे, और इंटरमिक्स करके उतने इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए होंगे, तब जाके बॉन्ड बना होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन बताता है। ठीक है, VSPR क्या बताता है, VSPR ये बताता है कि VSPR जनरली किसी भी कोवलेंट कंपाउंड की शेप को बताने के लिए ये थ्योरी लाई गई थी। ठीक है, ये बताता है कि कैसे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपस में कैसे रिपल करते हैं। जनरली ये पूरी की पूरी थ्योरी रिपल्सन की है। किसकी है, रिपल्सन की थ्योरी। ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, किसके बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, किसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, किसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कौन उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर को बताएगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा, कौन पैरामैग्नेटिक होगा। ये सारे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को कौन बताती है, MOT बताती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत हम बेच करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉज ऑफ बॉन्डिंग। कॉज ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, बॉन्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी। कॉज ऑफ बॉन्डिंग में पहला हम पढ़ते हैं टेंडेंसी टू एक्वायर। पहला है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, एनर्जी। मिनिमम एनर्जी। देखिए, अगर इसको समझना है टॉपिक तो कैसे समझेंगे। दो एटम कंसीडर करते हैं, एक एटम आपका A है और एक एटम आपका B है। एक एटम आपका A है, दूसरा एटम आपका क्या है, B है। एटम A के पास कुछ सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। मान लेते हैं इसके सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसके सेल में भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जानते हो कि एटम का जो सबसे सेंटर में जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इसका भी न्यूक्लियस होगा, यहाँ भी न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब ये एटम और ये एटम
ये एटम ए और एटम बी दो तरह की फोर्सेस को क्या करेंगे, ये एक्सपीरियंस करेंगे। कितने प्रकार की फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, दो प्रकार के। एक फोर्स क्या होगा कि इनका इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करें, अट्रैक्ट करें। क्या करें, अट्रैक्ट करें, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है। यानी ए प्लस और इलेक्ट्रॉन किसका मान लें, बी, ये करें। या बी का न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अट्रैक्ट करे, ये भी हो सकता है। बी का न्यूक्लियस और अट्रैक्ट करे एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये इनके बीच हो रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा ये हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिपल करे, क्योंकि सेम चार्जेस है। यानी यहां से हो सकता है कि ई माइनस ए और ई बी इनके बीच में रिपल्सन हो, या ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपल करे। मतलब इनके बीच में लग रहा है रिपल्सिव फोर्स। क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ, क्या ये एटम और ये एटम दोनों के दोनों कैसे हैं, अनस्टेबल है। कैसे हैं, अनस्टेबल है। जब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे, जब दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब ये होगा कि मैं इनका एक ग्राफ बनाऊं। ये ग्राफ हमने देखा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमने देखा हुआ, बुक में ऐसा बना हुआ रहता है। इसका मीनिंग मैं समझा दूं थोड़ा सा, क्या होता है। ये ग्राफ कुछ ऐसे होता है और ये एनर्जी होती है और ये डिस्टेंस आर होता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लगभग जीरो के बराबर है। किसके बराबर है, अप्रॉक्स जीरो के बराबर है। और जैसे जैसे डिस्टेंस घटता जा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस घटता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस ये मान लेते हैं आर नॉट है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसका क्या है, आर नॉट है, ठीक है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वो क्या है, सबसे मिनिमम है। क्या है, मिनिमम। मान ले तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे माइनस में है। किसमें है, माइनस में। फिर जैसे जैसे डिस्टेंस घटता जाएगा, डिस्टेंस घटता जाएगा, एकदम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाई है। क्या है, हाई है। ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस क्या है आपका, बॉन्ड लेंथ है। क्या है, बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ है इनके बीच का, बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो उस केस में यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से। और यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस मिनिमम पॉइंट पे, इस मिनिमम का पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट पे जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना, अट्रैक्टिव फोर्स, वो रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। जब एटम कंबाइन करेंगे, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे ना, जब दोनों कंबाइन करेंगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, जो अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन से ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे, जुड़ना चाहेंगे। और अट्रैक्शन से क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, इनकी एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, रिलीज होगी, जिससे ओवरऑल ये एटम आपस में कंबाइन होकर एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब ए और बी टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और इनसे एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज्ड हुई है। और एनर्जी रिलीज होती है
तो इसको हम बोल सकते हैं कौन सा प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और रिलीज होने को क्या बोलते हैं लोग, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनर्जी इसकी क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन आपस में बराबर हो जाएगा, और यहीं पे आपका क्या बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा। ये भी क्या बनेगा, आपका केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड लेंथ होगी, ये जो बॉन्ड, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। ठीक है, ये थी इसका कंसेप्ट, टेंडेंसी टू एक्वायर अ मिनिमम एनर्जी। यानी दुनिया का हर एटम चाहता है अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करा, यानी एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी, ओवरऑल सिस्टम या ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी, यहाँ से बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/एनर्जी के, 1/एनर्जी के। एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, बट एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। मतलब एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए दुनिया का कोई भी एटम बॉन्ड बनाने के लिए इसलिए जाता है क्योंकि वो बॉन्ड बनाकर अपनी एनर्जी रिलीज कर दे, एनर्जी रिलीज कर, अपनी एनर्जी घटा ले, और जो अपनी एनर्जी घटा लेगा तो वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो पहला कॉज इसका यही था, पहला कारण यही था, ठीक ना, कि अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए एटम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट इसका आता है, दूसरा कंसेप्ट इसका ये आता है कि जो भी एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, वो भी नोबल गैस की तरह स्टेबल बन जाए। ठीक है, उसकी तरह ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा रीजन ये है। कौन सा रीजन है दूसरा, देखते हैं इसको हम, कौन सा है। to achieve to achieve noble gas कॉन्फ़िगरेशन, वो दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके नोबल गैस होते हैं, आपने पढ़ा होगा, हीना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैसेस हैं। आपने इस पे पढ़ा होगा। इसका इसको बोलते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इसको देखें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो 2,8, इसका लिखिए तो 2,8,8, इसका लिखें तो इसके बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बैलेंस में 8, इसके बैलेंस में 8 होगा। तो इसको 1s2 लिखते हैं। इसको दूसरे शब्द में पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हैं, इसको 1s2, सॉरी, इसको पढ़ते हैं आप लोग 2s2, 2p6। इसके बैलेंस से इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हो आप लोग, 3s2, 3p6। इसके बैलेंस से इनके इलेक्ट्रॉन लिखते हो ns2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4s2, 4p6। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो क्या, ns2, np6। इसको भी ऐसे लिख सकते हो ns2, np6। ये जहाँ m जो है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये बदलता है। यहाँ 5 ले सकते हो, यहाँ पे 6 ले सकते हो। इस तरह से सबका आप क्या लिख सकते हो, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। देखो सबके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8, यहाँ भी 8, इसको भी जोड़ो 8, इसके इलेक्ट्रॉन भी जोड़ो 8, इसके इलेक्ट्रॉन जोड़ो 8। यानी ये जो जितने भी आपके नोबेल गैसेस हैं सबके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8।
और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो एटम्स हैं ये क्या होते हैं, आपके हाईली स्टेबल होते हैं। तो इन्हीं की स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए जो भी एटम्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना, 8 इलेक्ट्रॉन को रखना, ठीक है, वो भी चाहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सोडियम होता है, जैसे सोडियम तो इसे सॉलिड स्टेट में अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। अगर सोडियम को मैं ले लूँ गैसियस स्टेट में, किसमें ले लूँ, गैसियस स्टेट में, तो सोडियम गैसियस स्टेट में, तो सोडियम एक प्रकार का मेटल है। सोडियम क्या है, मेटल है। तो सोडियम मेटल है तो मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाने जाते हैं। तो अगर सोडियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बना लेगा, Na प्लस बना लेगा। तो उस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है, 2,8,1 है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो कितना हो गया, 2,8। देखो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। Na प्लस क्या है, Na सोडियम से ये Na प्लस क्या है, स्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मेटल है, ठीक है। और इस तरह मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने छोड़ा है इसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले ले, तो क्या बना लेगा, Cl माइनस बना लेगा। तो इस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2,8,7, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,8,8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों के दोनों स्टेबल हैं, ये दोनों कैसे हैं, स्टेबल है। अब दोनों स्टेबल हैं तो क्या, क्यों NaCl का फॉर्मेशन होता है, जब ये भी स्टेबल है ये भी स्टेबल है, तो क्यों NaCl का कंपाउंड बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, वो स्पीसीज स्टेबल तो हो गई, लेकिन ये इनके बीच का क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा, क्योंकि ये चार्ज स्पीसीज है। तो जब जब ये दोनों पास पास आएंगे, Na प्लस और Cl माइनस, जब ये दोनों पास पास आएंगे तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगेगा तो ये किस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे, NaCl का, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होगा कि ये कंपाउंड को तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है, इसलिए NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से ये जो बॉन्डिंग जो इनके बीच में जो क्रिएट होगी उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे हम लोग, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को किसी भी नोटेशन दिखाते नहीं, या आप कभी भी आप NaCl को ऐसे नहीं दिखे वो डिनोट करते हुए, गलत है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड एक प्रकार का इंटरेक्शन है, ठीक है। इंटरेक्शन में ये डंडा दिखाना क्या है, गलत बात है, ठीक है, इसको दिखाते नहीं है। NaCl को जब भी आप लोग मोल्टेन या एक्वस स्टेट में डालते हो, मोल्टेन ले लो, मोल्टेन, ये मतलब हाई इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टेन, किस में ले लो, एक्वस में ले लो, एक्वस, मोल्टेन या एक्वस स्टेट में डालते हो तो ये अपने आयन में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। आयन में क्या हो जाता है, अपने डिवाइड हो जाते हैं, और आयन में जैसे डिवाइड हो जाते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चालू हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए, ये भी क्लोरीन गैसियस में स्टेट में थी, और ये Na प्लस बना, ये भी गैसियस स्टेट में। जब ये दोनों गैसियस स्टेट में जब कंबाइन करते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड बनता है वो सॉलिड स्टेट में बन जाता है। किस स्टेट में बनता है, सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में होने के कारण इनमें आयन प्रेजेंट होते नहीं है सॉलिड स्टेट में। जब सॉलिड स्टेट में आयन प्रेजेंट होंगे नहीं तो इनमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा नहीं। जब इनको मोल्टेन या एक्वस स्टेट में डालते हैं तो ये अपने आयन में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जब आयन में डिवाइड हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, जब आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, चार्जेस जब फ्लो करते हैं, चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है, ठीक है। तो इसलिए जब ये मोल्टेन स्टेट में आते हैं तो ये अपने आयन्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और मोल्टेन या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं। एक्वस में जनरली किसका यूज करते हैं, एक्वस में आपका होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। वाटर जो होता है ये सोडियम क्लोराइड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 81 टाइम्स क्या करता है, इसको डिक्रीज कर देता है, जिसके आयन में ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये वाटर में इसको डालते हैं तो ये Na प्लस और Cl माइनस के आयन में डिवाइड हो जाते हैं, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है, करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। ये था NaCl की कहानी। अगले एपिसोड में या अगले हम लोग अगले टर्म में हम लोग देखेंगे कि NaCl जो बना आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये जो NaCl बना ये एक प्रकार का लैटिस बनाता है, लैटिस बनाता है, तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, ठीक है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग अगले टर्म पे पढ़ेंगे।
जब भी लेक्चर लेके आएंगे तो इस पे लेके आएंगे, इस पे बेस्ड होगा, मेनली इस पर बेस्ड होगा आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड पे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ये मेरी इंट्रोडक्शन क्लास थी। इसके बाद से आपकी एकदम कंटिन्यूअस क्लास चलेगी, आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक एक बॉन्डिंग को हम इन डिटेल क्या करेंगे, इन डिटेल समझेंगे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक भी कंसेप्ट, एक भी मिस कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। ठीक है, विश्वास बनाए रहिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।